था आबिद हुसैन कमेटी है वो, दैट रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर इन द इंडस्ट्री। पहले रिजर्वेशन कर रखा था कि ये आइटम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, तो वो इन्होंने हटा दिया था। इस पर थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं सारी कमिटी। पीजे नायक कमेटी था, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए थी। टू रिव्यू क्या कोर्स ऑफ बैंक कुछ ऐसे बता रहा है। ये देख लो इस पे, the idea of bank merger floated since 1998 when M. Narasimhan Committee recommended the merger of banks into three tiers. सबसे पहले जो मर्जर की बात करी थी वो सेकंड नरसिम्हन कमेटी थी, उसने करी थी। उन्होंने इसको क्लासिफाई कैसे किया था, उन्होंने बोला था कि 3 बैंक्स होंगे लार्ज, जो कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी होगी और वो टॉप पे होंगे। फिर 8 to 10 नेशनल बैंक होंगे और फिर फाइनली छोटे छोटे रीजनल एंड लोकल बैंक होंगे। ठीक है, तो ये आइडिया कहीं ना कहीं मर्जर का भी इनके ऊपर भी बेस्ड था। Then PJ Nayak committee in 2014 suggested that government either merge or privatize state-owned bank। तो ये पीजे नायक कमेटी था बैंक मर्जर और प्राइवेटाइजिंग दो स्टेट बैंक, उसको लेकर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तो 20 क्राइसिस एक टर्म देख लो। Debt accumulation by companies very high and thus they are unable to pay interest on outstanding loan. Failure of company to pay back principal or interest further restricts bank ability to lend, halting the entire banking mechanism. तो ये ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस है कि एक तरफ जो बैंक के जो एसेट्स होते हैं वो उसको मिल नहीं रहे होते हैं, तो वो उसको कंस्ट्रेन करते हैं अपना लेंडिंग बढ़ाने के पर्सपेक्टिव। ये ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस कहते हैं। और बस इतना ही। तो हमने इसमें नायक कमेटी, सॉरी पीजे नायक कमेटी देख ली, नरसिम्हन कमेटी देख ली, आबिद हुसैन कमेटी देख ली। राकेश मोहन कमेटी का किसको आइडिया है क्या? ये तो पढ़ा भी नहीं है कभी हमने। आप तो सेम, तो फिर भी शायद हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। नहीं नहीं, मैंने राकेश मोहन कहीं लिख के रखा था कमेटी का नाम, याद नहीं है। आई थिंक ब्रेकिंग डिपार्टमेंट, अच्छा उससे लेके है शायद ये। वो रेलवेज का कंपार्टमेंटलाइजेशन तोड़ना था ना, उसके लिए था ये, ब्रेकिंग डिपार्टमेंटलिज्म इन रेलवेज। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी आई थिंक रिफॉर्म करे ना रेलवेज के अंदर, जो अलग अलग सर्विसेज थी उनको एक साइलोज बन गए थे उनके, वो साइलोज ब्रेक करने के लिए था। तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द restructuring of Indian Railways, including a reduction in board strength as well as merger of different cadres into central service called Indian Railways Management Service। तीन थी ना, रेलवे अकाउंट, रेलवे ट्रैफिक और हाँ आई थिंक, नहीं और तो याद नहीं। क्या लिखा है यहाँ? रेलवे पर्सनल सर्विस हाँ ये रही। यहाँ लिखा हुआ है। तो बिफोर एग्जाम होना भी है कभी? क्या? एग्जाम होना भी है या हटी गई है परमानेंटली? नहीं नहीं, अब इनके लिए यूनिफाइड होगा। हाँ वही मैं पूछ रहा था, होना तो था, इस साल आया तो नहीं कोई नोटिफिकेशन। पता नहीं उनका क्या करेंगे। The Indian Railways is governed by pool of officers, among them whom are engineers are recruited by IES and civil servant through civil service examination। ठीक है, तो IES से भी जाते हैं और अपना यूपीएससी सीएससी से भी जाते हैं। सिविल सर्वेंट are in Indian Railway Traffic Service (IRTS), Indian Railway Account Service
एंड इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। और इंजीनियर्स जो हैं वो अलग, उनके अलग 5 टेक्निकल कार्डर्स होते हैं। सर्विस ऑफ इंजीनियर, सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर एंड फाइनली इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। ठीक है, तो 5 टेक्निकल कैडर्स भी हैं अपने सेपरेट, अपार्ट फ्रॉम दोज 3 सिविल सर्विसेज। तो यूनिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज हैज बीन रिकमेंडेड बाय अ नंबर ऑफ कमिटी। ठीक है, पहली है प्रकाश टंडन कमेटी, दूसरा खन्ना कमेटी, तीसरा राकेश मोहन कमेटी, तो इसकी हम बात कर रहे थे, और सैम पित्रोदा कमेटी और विवेक देबरॉय। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट विवेक देबरॉय वाली कमेटी है जो नीति आयोग के अंडर है, तो ये याद रख लेना। आई थिंक राकेश मोहन तो नहीं पूछेगा, काफी पुराना हो गया, बट विवेक देबरॉय जरूर पूछ सकता है। ये था, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग किया था। Railways in India carries social obligation. It plays the role of employer, operator, or investor. Further, railways are involved in cross-subsidization. This means in order to keep travel prices subdued, the price of cargo are capped at much higher rate. मतलब अपनी एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डालने वाली बात होगी कि लोगों को सस्ता वो पड़े आना जाना, तो उसके लिए कार्गो के ऊपर बहुत ज्यादा अनफेवरेबल रेट क्रिएट कर रखे थे, तो उसके बिजनेस डिसइंसेंटिवाइज होता था। Due to this, the railway's operating cost has already crossed 100% in course of ongoing period. मतलब अगर एग्जैक्टली भी मेरे ख्याल से अभी शायद 98-99% होगा ऑपरेटिंग रेट, तो वो चीज़ है। The CAG pointed out there is a steady decline in the revenue surplus of the railway as well as share of internal resources in the capital sector. The integration of departments will cut the clutter in decision making and organize the working of railway board and its zone along more commercial lines. Increased coordination between maintenance and traffic staff will boost the security and prevent railway accidents. However, the problem is that of retrospectively integrating those 8,400 officers into Indian Railway Management Service. तो सारे बोर्ड्स को हटाकर एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया जाए, क्या आइडिया था? क्वेश्चन 4. Consider the following statement. Small-scale industries are in most cases not as efficient and competitive as the large-scale ones, yet the government provides preferential treatment and reservations in a range of products to the small firms. The small-scale industries provide higher employment on a per-unit capital development basis, promote a regional dispersion of industries and economic activities, have performed better in export of manufactured products than the large-scale ones, या फिर provide jobs to low-skilled workers who otherwise may not find employment avenues elsewhere. क्या होना चाहिए? मुझे तो सब सही लग रहा है। अरे वाह, लेकिन सब सही है। थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? नहीं, फोर्थ सही है। इनफैक्ट ये जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे वर्क होते हैं, तो वो नॉन स्किल्ड लेबर जो है ना वो कर सकते हैं ऐसा काम। अगर वो इंडस्ट्री में जाते तो शायद उनको ऐसा वो नहीं मिल पाता। आई मीन फोर्थ होना भी आई थिंक चाहिए, सही है। थर्ड थोड़ा सा मेरे को वो डाउटफुल लग रहा है। मेरे को उससे ज्यादा ये लग रहा है प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन पर यूनिट कैपिटल डेवलपमेंट बेसिस। 1-4 भी है। और किसी को कोई आइडिया है इस पे? मुझे थर्ड एंड फोर्थ लग रहा है। फोर्थ का भी है। सेकेंड एंड थर्ड को सब 1 and 2। 1 and 2 ठीक है। प्रोवाइड रीजन, ठीक है, देखते हैं इसको। फिर बढ़ेगा क्या इसको? Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, productions are done on a small scale or micro scale. Some small scale industries play an important role in social and economic development of India. Importance of MSMEs for Indian economy. Employment. It is the second largest employment generating sector after agriculture. It provides employment to around 120 million persons in India. Contribution to GDP.
with around 36.1 million units throughout the geographical expanse of the country. MSMEs contribute around 6.11% of the manufacturing GDP and 24.63% of the GDP from service activities. MSME Ministry has set a target to up its contribution to GDP to 50% by 2025 as India becomes a $5 trillion economy. अभी कितना है टोटल मतलब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मिला के आइडिया एक्सपोर्ट्स है इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया Inclusive growth MSMEs promote inclusive growth by providing employment opportunities in rural areas, especially to people belonging to weaker sections of the society. For example, khadi and village industry require low per capita investment and employs a larger number of women in rural areas. Financial inclusion है small industries and retail business in tier 2 and tier 3 cities create opportunities for people to use banking services and products. Promote innovation. It provides opportunity for budding entrepreneurs to build creative products, boosting business competition and fuels growth. Thus, Indian MSME sector is the backbone of the national economic structure and acts as a bulwark of Indian economy, providing resilience to ward off global economic shocks and adversities. ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है अभी करेंटली एमएसएमई का आइडिया नहीं देखा The MSME sector is a major contributor to socio-economic development of the country. The sector has gained importance due to its contribution to GDP of the country. The sector contributed immensely with respect to entrepreneurship development, especially in semi-urban and rural areas. और आई थिंक ये तो नई वाली डेफिनेशन है जीडीपी में पता नहीं कितना है यहाँ ये देखो The Indian MSME sector contributes about 29% towards the GDP through its national and international sales. ये statement है ओके ये 29% है और टारगेट है इनका 2025 तक 50% करने का करेक्ट आइडिया है बाकी हमने देख लिया एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये था 45% है अभी ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर ठीक है मतलब नियरली 50% मान के चल लो कि इंडिया कर रहा है एमएसएमई के थ्रू तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन देखो एक स्टेटमेंट ये भी था सर देख in the large scale. Next पे चलता है क्वेश्चन MSME contributes 45% of exports from India और दूसरा क्या था 29% ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट ओके पढ़ो
Oh, consider the following statement. MMTC Limited is India's largest international trading organization. और क्या है? Neelachal Ispat Nigam Limited has been set up by MMTC jointly the government of Odisha. कोई उड़िया है क्या यहाँ पे? फर्स्ट सही है। बस सही है। हम्म, MMTC था क्या? मिनरल वही था क्या? तो MMDR था। क्वेश्चन पे इसका सी है, दोनों सही है। MMTC Limited is the largest international trading company in India and has been in existence for almost 5 decades. It handles the export of primary products such as coal, iron, ore, and manufactured agro and industrial products. MMTC also imports important commodities such as ferrous, non-ferrous metal for industry. Neelachal Ispat Nigam Limited, located in the Kalinganagar Industrial Complex, Dhubri, is a joint venture of MMTC and Odisha government. ये था, इसको देख लेते हैं। धुबरी कहाँ हुआ? ओडिशा। तीसरा मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है इसका फुल फॉर्म। ओके, भारत में है। ये क्वेश्चन रीसेंट है क्या? नहीं, आई थिंक ये बहुत पुराना पुराना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं अब। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है इस बारे में। ये कौन सी मूवी थी वो, कोल वाली नहीं थी, रणवीर और उसकी? गुंडे। हाँ, गुंडे। तो वो झारखंड में बेस्ड थी ना? क्या? झारखंड में। धनबाद का था वो शायद। हाँ, धनबाद का था। ठीक है, क्वेश्चन 6। Which of the following are public sector undertakings of the Government of India? Balmil Lorry and Company, Dredging Corporation of India, or Educational Consultant? 1 2 तो है, थर्ड वाले का I'm not sure। ठीक है, आई थिंक और किसी को आइडिया है इस पे? देख लिया आंसर। उसका डी है, तीनों ही थे। Public sector undertaking or public sector enterprise, those company owned by Government of India or one of any state or territorial government or both. The company stocks need to be majority owned by the government to be a PSU. PSU strictly may be classified as central public enterprise or state public enterprise. In 1951, there were just 5 enterprises in the public sector in India. But in March 1991, this has increased to 246. कितना हाई नंबर हो गया। CPSE are companies in which the central government has more than 51% of the stake. They are administered by Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise. Balmer and Lorry Company Limited is a partnership firm founded on 1st February 1867 in Calcutta, India by two Scotsmen, Balmer and Lorry. Today, Balmer and Lorry is a mini Ratna public one sector enterprise under Ministry of Petroleum and Natural Gas. DCI, Dredger Corporation of India, is incorporated as a public sector organization in March 1976. Educational Consultant India, EDCIL, is a public sector undertaking under the administrative control of Ministry of Education. It is a mini Ratna category company. ये ट्रेजर कॉर्पोरेशन जो है वो समुद्र में से सी पोर्ट के पास में है ना, वो जम जाता है जितना भी वो सेडिमेंट्स होते हैं ना, तो उनको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको ड्रेजिंग बोलते हैं। तो वो काम ये कंपनी करती है ताकि जो पोर्ट्स हैं उनकी डेप्थ बनी रहे और बड़े बड़े शिप्स आके वहाँ खड़े रहते। एक क्वेश्चन था, ये सीपीएसई वगैरह हेवी इंडस्ट्री के पास ही है या डीपीआईआईटी के पास आए हैं? मतलब अलग अलग में है कंट्रोल। देखा जाए तो सबका हेवी इंडस्ट्रीज के पास नहीं है। जैसे अभी हमने देखा ना, बाल्मर एंड लॉरी जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज के नहीं, आई थिंक ये पेट्रोलियम के पास है। रेजिडेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये शायद आई थिंक शिपिंग मिनिस्ट्री के पास होगा।
एंड ये एजुकेशन वाला हमने देखा कि ये उसके पास है, क्या नाम बोलते हैं, उसको होगी। तो आई थिंक वो शुरू में हैवी इंडस्ट्रीज को रखा था, अभी भी कई सारी है उसके पास, लेकिन अब सेक्टर स्पेसिफिक अब 246 हैं देखो इसकी पीएससी। तो आई थिंक सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, सब सबके पास हैवी इंडस्ट्री। इनके लिए ना, डीपीआईआई इनके लिए डीपीआईआईटी तो हाँ, बोलो। बोल दो। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ना? नहीं, कॉमर्स के मिनिस्ट्री अंडर ऑफ कॉमर्स एंड सॉरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए इनको पीएसयूज को बेचने के लिए एक बना रहे थे ना कुछ दीपम में, कि एक साथ उधर ट्रांसफर करेंगे और फिर बेचेंगे। दीपम में तो ऑलरेडी है ही, और आई थिंक अभी नीति आयोग उनको वो करता है क्लासिफाई के किसको बेचना, और फिर वो नीति इसको देता है दीपक दीपक को, इनको बेचना। फिर दीपम जो है उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो जो वो करता ठीक है। है। इसमें There एक was फंड, no इसको एक फंड भी था इसके अंदर, अगर पता हो तो, कि क्या था वो फंड। हाँ, कि मतलब जो भी कंपनी से जो पैसा आएगा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपना किसी और स्कीम में लगा दो। वो ऐसा था कि जो भी स्टिक फर्म है उसको बेचेंगे तो उसको जो पैसा आएगा वो एक फंड में जाएगा, और फिर वो बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में लगेगा। किसी को फंड का आइडिया है क्या? नहीं, देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड है। आज सब आए क्यों नहीं है काफी लोग? पता नहीं, मैसेज डाल दे ग्रुप पे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड था क्या? नहीं नहीं, वो तो AIF हमने रिसेंटली देखा था ना, वो AIF तो अलग है। तो जो हमने देखा था वो NIIF जो था उसके अंदर क्या था। National Investment Fund was constituted in which the proceeds of disinvestment of central public enterprises were to be channelized। ठीक है, तो ये फंड था। एक बार थोड़ा सा ये ऊपर का भी देख लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एज ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। The Department of Disinvestment was set up as a separate department in December 1999 and was later renamed as Ministry of Disinvestment in September 2001. The Department of Disinvestment was brought under Ministry of Finance. The Department of Disinvestment was renamed as Department of Investment and Public Asset Management (DPAM) from 14th April 2016, which was made the nodal department for strategic sale in public sector undertakings। तो ये आइडिया था इसके अंदर, राइट। चलते हैं क्वेश्चन 7। There was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, ये गलत है, preference of the rich to invest in land, ये भी गलत है। There was no development। काफी यूनिक ऑप्शन डाले हुए हैं। ये होगा ना, absence of heavy industries. Since we didn't have any heavy industries, our industrialization did not happen, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। फॉरेन कैपिटल के थ्रू ही रेलवेज और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी वो
सिस्टमैटिक डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. द प्राइमरी मोटिव ऑफ द Britishers behind deindustrialization was twofold. क्या हो गया? स्टक हो Yep, गई ठीक है. थी. अब दिख रही है क्या? अब ठीक है. Systematic deindustrialization. Primary motive of the British behind the deindustrialization was twofold: to make India a net exporter of raw material to the British industry, to sell British products at a higher rate at Indian market. The lopsided modern industrial structure. British rule never permitted modernization, nor did they encourage the growth of industry. Unbalanced, lopsided growth structure was legacy of British rule in India. Lacking capital good industry. Capital good industry refers to industry which produces goods such as machines, tools, etc., which were further capable of producing consumer goods. That is why Jawaharlal Nehru emphasized on setting up of heavy industry in the second five-year plan. ये हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स का कनेक्ट है ना. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8. Which of the following has have occurred in India after its liberalization of economic policies in 91? Share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's export in world trade increased. FDI inflows increased. India's foreign exchange reserve increased. फर्स्ट तो नहीं है. फर्स्ट तो नहीं है तो हाँ बी और सी में से कोई होगा. और आई थिंक इनॉर्मसली भी थोड़ा ज्यादा हो गया. 2 and 3 लग रहा है. ये तो करेक्ट है. तो फॉरेक्स थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया ना, पता नहीं कंपेयर टू. अभी बड़ा है ना. हम्म. ठीक है. चलिए तो क्वेश्चन 8. 8 का बी है 2, 3, 4. ये सारे इनॉर्मस भी बढ़ गए हैं परफॉर्म देखते हैं. Some of the impacts of the हाँ liberalization. मतलब इफ यू सी राइट, एलपीजी के टाइम में वी डिडंट हैव फॉरेक्स फॉर so and so months ना, even for few months we didn't have, but अभी if you see we have so much, so I was comparing. हाँ कंपैरिजन में हाँ कि उससे पहले कम था और उसका होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया. हाँ सही रहेगा. आई थिंक हमने शायद कल भी पढ़ा था कहीं के 18 मंथ वर्थ ऑफ इंपोर्ट का अगर हम मतलब इंपोर्ट करें तो हम कवर कर सकते हैं अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है $500 बिलियन का. So impact of agriculture. In the area of agriculture, the cropping pattern has undergone huge modification, but the impact of liberalization cannot be properly measured. It is observed that there are still all pervasive government control and intervention starting from production to the distribution for produce. तो एग्रीकल्चर पे आज सच कोई ज़्यादा इम्पैक्ट कह नहीं सकते क्योंकि वही एमएसपी वगैरह सब चल ही रही है अभी भी. गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल है. फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. Liberalization has improved flow of capital in the country, which makes it inexpensive for companies to access capital from investors. Lower cost of capital enables undertake lucrative projects which they may not have been able with a higher cost of pre-liberalization, leading to higher growth rate. Stock market's performance. Generally, when a country relaxes its law taxes, the stock market value also rises. Stock markets are platforms on which corporate securities are traded in real time. Then political risk reduced. Liberalization policy in the country lessens political risk to the investors. तो ये एक इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट कह सकते हैं कि पहले जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका इफेक्ट जो है लिबरलाइजेशन होने के बाद इकोनॉमिक या जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता. These are the areas that support and foster readiness to do a business in the country, such as strong legal foundation to settle dispute, fair and enforceable law.
Question 9. Economic liberalization in India started with substantial changes in industrial licensing policy, convertibility of Indian rupee, doing away with procedural formalities of FDI, और significant reduction in tax. D तो गलत है. ए होगा ना? ए। तो 9 का A है. Since the adoption of new economic strategy in 1991, there has been drastic change in Indian economy. The arrival of liberalization, the government has regulated the private sector organization to conduct business transactions with fewer restrictions. Barriers included tax laws, foreign investment restriction, accounting regulation, and legal issues. Economic liberalization reduced all these obstacles and waived few restrictions over the control of economic to private. Next. Why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? The government intends to use the revenue earned from the disinvestment the government no longer intends to retain the management control of the CPSCs. Second is kind of vague statement, ना? No longer intends. उसने ये Second तो गलत है. हाँ. और I बट think वो भी हो सकता है first ना, week- क्योंकि अगर कुछ जैसे पुरानी सी हो गई है, डिसफंक्शनल हो गई है, तो उनको नहीं चाहता होगा कंट्रोल. हाँ, but नहीं, but वो this is general सबके statement, लिए- ना? हाँ, सबके लिए नहीं हो सकता ना वो स्टेटमेंट. आई थिंक टू तो गलत है और आई थिंक फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल डेट को करने के लिए कर रही है. वो आगे उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएगा. अभी फंड देखा था, क्या नाम था उसका? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो आई थिंक डी आंसर होना चाहिए इसका. वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है. आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर ही था. NIF ना? हाँ, अभी डाला ना ग्रुप के. पर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है वो. नेशनल इन्वेस्टमेंट 2005. एक नेशनल इनोवेशन फंड भी कुछ है ना? अभी बनाया है क्या वो? एक NEP के अंडर ही तो बनाया था कुछ फंड. वो है क्या नेशनल इनोवेशन फंड? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन याद है मुझे. इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, आई थिंक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन. ओके, वो पूछा था एक बार. सी व्हाट वी नो, NIF जो तुमने अभी पोस्ट किया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, एंड देन NIIF, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन था, राइट? दैट आल्सो वी सॉ. एंड एक था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन. तो दिस इज वन बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी एक इसके अंदर भी तो बनाया है, NEP के अंदर एक फंड बनाया है, वो याद है क्या? क्या था? रिसर्च का था, आई थिंक. करेक्ट. बजट में भी अनाउंस किया है उसको. हाँ, बजट में. नेशनल इनोवेशन फंड पे था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन. हाँ, तो DST के अंडर है और इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द ग्रासरूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज टू हेल्प इंडिया टू बिकम अ क्रिएटिव एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. और इसके रिलेटेड की फैक्ट्स होंगे: इंस्पायर अवार्ड, मानक, माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड, ये सिडबी के सपोर्ट के साथ है, एक इग्नाइट करके है, और एक NIF है, नेशनल इंक्यूबेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल. ठीक है, ये ट्रेडिशन. ठीक है.
श्योर, NIF और NIIF में क्या डिफरेंस? NIIF तो अभी देखा था ना, 2-3 दिन से देख ही रहे हैं उसको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 40,000 करोड़ वाला। हाँ 40,000 करोड़ वाला। बेसिकली इंडिया के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बूस्ट करने के लिए वो बनाया है। तो उसके अंदर फंड ऑफ फंड है, फर्दर फंड है, 3 फंड है हमने देखे थे। एक तो स्ट्रैटेजिक फंड है, एक मास्टर फंड है, एक फंड ऑफ फंड है उसके अंदर। तो फर्दर और छोटे छोटे उसको म्यूचुअल फंड जो मैनेजर हैं वो मैनेज करेंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे। और ये वाला जैसा आपने बताया कि कलेक्ट करने के लिए है ना, ताकि कहीं और इन्वेस्ट करे, हाँ मतलब वो जो भी ऐसे ही पैसा आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का आइडिया है उसको भी, क्योंकि वो एसेट क्रिएशन होगा ना तो उससे वो मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह वगैरह वो सब चीज रहेगा। हम्म, ठीक है। और ये जो बजट हम बोल रहे थे ना, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो NEP में है। चलो। तो 10th का डी था, दोनों ही गलत थे। द गवर्नमेंट यूजेस द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटी नॉट पर्टिकुलरली टू पे द डेट ड्यू टू द मैनेजमेंट इश्यूज फिजिकल कंस्ट्रेंट इट मे गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। कितने लिखा है? तो चलते हैं क्वेश्चन 11। फालतू क्वेश्चन है, 12 पे आ जाते हैं। With reference to the National Investment Fund to which the वो कौन सा था? disinvestment BPCL था क्या? BPCL। आई थिंक बजट में भी कुछ BPCL का अनाउंस किया है ना। हाँ डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे इसका। क्या पता उसी तरह क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो अभी कितना है? अभी तो बजट का देख लो ना एक बार, BPCL क्या मेंशन है। यूनियन बजट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ BPCL एयर इंडिया टू बी कंप्लीटेड इन 2021 ऐसा बोला। ओके ओके, तो दे वांट टू डिसइन्वेस्ट BPCL एयर इंडिया, दे मेंशन्ड इन बजट। BPCL भी है, कॉनकॉर भी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन, करेक्ट। तो हाँ मतलब काफी सारी हैं डिसइन्वेस्टमेंट करने को तो, बट अब वही है कोरोना हो गया ना, तो इस चक्कर में दे आर स्केप्टिक के पता नहीं इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉपर रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए बेच नहीं रहे। नेक्स्ट with reference to the National Investment Fund to which the disinvestment proceeds are routed, consider the following statements. The assets in National Investment Fund are managed by Union Ministry of Finance. The National Investment Fund is to be maintained within the Consolidated Fund of India, or certain asset management companies are appointed as fund managers. Then a certain proportion of annual income is used for financing select social sectors. टू और 3 जो पॉइंट है वो आपस में कॉन्ट्रास्टिंग है, एंड आई थिंक सिंस ये फंड है तो फिर फंड मैनेजर्स होना चाहिए रादर देन कीपिंग इट विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। वो फर्स्ट वाला मिनिस्ट्री सही है क्या? हाँ आई थिंक कॉमर्स तो नहीं है। तो ऑप्शन कॉम्बिनेशन देखो एक बार, 1 एलिमिनेट करके। मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसी के अंदर तो आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखा था ना हमने डीपम, तो 5-6 का मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री के अंदर ही है क्या? मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट होते हैं। नहीं डिपार्टमेंट वो ठीक है, लेकिन जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो हमने देखा वो तो उसके अंडर थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अरे मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है। ओके ये हम दीपम जो बोल रहे हैं ना वो कॉमर्स के अंडर है ना। नहीं आई भी हमने आई थिंक क्वेश्चन देखा है, दीपम तो शायद उसमें लिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। DA मतलब दीपम, और 5 कौन सी है? ये देखा ना? पांचों फाइनेंस के दीपम। अंदर ही तो है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख रहा है डिपार्टमेंट, पता नहीं बाद में ले आया तो एक बार देख लेता हूँ दीपम का।
हाँ लेटेस्ट देख लो एक बार। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। साइट पे भी है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। बाकी दो और क्या है? अबाउट अस पे क्लिक करो, ये क्या अबाउट अस? अबाउट दीपम, इसके फाइनेंस दिख जाता है। है ना, तो फाइनेंस होगा। फाइनेंस के अंदर 4 मिनिस्ट्री है और 5वीं दीपम है, जिसको इंडिया ईयरबुक कंसिडर करता है या नहीं करता है, वो ऐसा कुछ है। बाकी 4 मतलब टोटल अगर देखें तो 5 है। एक दीपम है, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स वाला हो गया। और कौन से हैं 2? फाइनेंशियल सर्विस है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। नहीं याद आ रहा मेरे को तो। वो बजट प्रेजेंट करने वाला इकोनॉमिक अफेयर्स भी है ना? हाँ, इकोनॉमिक अफेयर्स है। इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया ना। और कौन से हैं 2? एक सेकंड। अच्छा, ये तो इनका पोजीशन आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, फिर उसको एक बार लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन था। 12 का सी इज द आंसर, 3 and 4। On 27 January 2005, the government has decided to constitute a national investment fund into which the realization from the sale of minority shareholding of government in CPSP would be channelized. This fund is managed by professional and part of it is used for educational health sector. तो ये आइडिया था इसके अंदर। तो इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री नहीं मैनेज करता, इसको फंड मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं। इसका कुछ एनुअल शेयर जो है सोशल सेक्टर्स के डेवलपमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए NIF थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंटली हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। What are the recent policy initiatives of Government of India to promote the growth of manufacturing sector? Setting up of National Investment and Manufacturing Zone, providing the benefit of single window clearance, or establishing the Technology Acquisition and Development Fund. ठीक है, 3 थे। आई थिंक क्वेश्चन तो पुराना है बट रेलेवेंट है अभी भी। आई थिंक तीनों ही कह सकते हैं ना, सारे ही सही लग रहे हैं। सारे ही सही लग रहे हैं। ये बताओ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में क्या पता है? NIMZ 2011 में कुछ बना था। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वो SEZ? हाँ, SEZ तो थोड़ा एक्सपोर्ट पर्पस के लिए है ना, तो दिस वाज टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। आई थिंक वो केवल फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये NIMZ वाला जो है ना। और SEZ में हम देखते हैं सर्विस सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। 13 का ये सारे सही हैं। NIMZ have been conceived as a large integrated industrial township with state-of-art infrastructure, land on use on basis of zoning, clean and energy efficient technology, necessary social infrastructure, skill development facility, etc. to provide a conducive environment for manufacturing industry. The Government of India has notified scheme for technology acquisition and development fund to provide funding support to MSMEs for their acquisition and development of clean energy technology. The scheme is applicable to all existing new micro, small, medium enterprises, including those in the NIMZ
ठीक है. The scheme is applicable to new small scale enterprises MSME including those in NIMZ. एक बार NIMZ को देख लेते हैं थोड़ा और. ये टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड है अभी भी? होना चाहिए आई थिंक. देख लेते हैं. The national infrastructure manufacturing policy का important है ये. The main focus of NIMZ policy is industrial growth through collaboration with local state government and enabling policy framework created by central authority that gives benefit through the development of infrastructure, and state government will be encouraged to adopt instrumentalities provided in the policy. The main objective of the SEZ is for advancement of export, while NIMZ is based on the idea of industrial growth that involves collaboration with the local government. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन है कि SEZ जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और NIMZ जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पर्सपेक्टिव से है, जिसके अंदर लोकल जो गवर्नमेंट है उसका काफी सिग्निफिकेंट रोल होता है. The government in question will benefit from increased economic growth and employment generation. The main difference between NIMZ are in terms of size, industrial infrastructure planning, regulatory procedure, and active policy. The major benefit for units within NMZ, a job loss policy will enable units to pay suitable workers' compensation in the eventuality of business losses, closure to insurance, and thereby eliminate charged on assets. The developers of NIMZ will be allowed to raise ECB, external commercial borrowing, for developing the internal infrastructure, exempt from capital gains tax. Okay. Transfer of asset belonging to a firm that may be declared sick will be facilitated by SPV of the concerned NIMZ. ठीक है, तो ये एक distinct feature है कि हर NIMZ का एक अपना SPV होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और वो वहाँ पे जो भी कोई सिक फर्म है उसका एक तरीके से जो एसेट्स है उनका लिक्विडेशन फैसिलिटेट कराएगा. Soft loans from multilateral institutions will be explored for funding the development. Skill upgradation का भी इसके अंदर एक फैक्टर इंक्लूड किया है in cooperation with NSDC. NSDC comes under yes. स्किल डेवलपमेंट है ना, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है. स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर. और आई थिंक यार आई थिंक 3 पार्क्स भी थे. हाँ ये रहे ना. There were 3 NIMZ presently: Prakasham, Andhra Pradesh; Sangareddy, Telangana; and Kalingangar. कलिंगानगर. कलिंगानगर. ठीक है, तो ये 3 NIMZ है अभी कंट्री के अंदर. ये देख लेना, नाम याद रख लो, लोकेशन भी याद रख. नेक्स्ट पे चलते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 14. In the year 2001, Prime Minister announced a 5-year excise duty holiday for industries in. पुराना क्वेश्चन लग रहा है. पुराना छोड़ो. During the tourism industry in India is quite small compared to many other countries in terms of India's potential and size. Which of the following statements is correct? Distances in India are too far apart and its luxury hotels are too expensive. For most of the month, India is too hot for Western tourists to feel comfortable, or most of the picturesque resorts in India, such as the Northeast and Kashmir, are for all practical purposes out of bounds. In India, the infrastructure required for attracting tourists is inadequate. बाकी 3 तो थोड़े अजीब से लग रहे हैं. हाँ यही थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है. ठीक है, 3 का का डी है. In India, due to its culture and monument, it is a preferred for tourist destination. While lack infrastructure is an hindrance
but lack of infrastructure is an hindrance to this industry. So I think safety and security of tourists, especially of the foreign tourists, is a major hurdle. Attacks on foreign nationals raise questions about India's ability to welcome tourists from faraway countries. Among 130 countries surveyed, India was placed at 144 position in terms of safety and security. तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स निकालता है, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग जो है काफी खराब है, तो इंडेक्स भी देख लेना ये वाला। लैक ऑफ अब ये तो आई थिंक इंडेक्स टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स करके है ना कुछ? हाँ वो कुछ ऐसा ही है, ट्रैकिंग नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ऐसा करके है टूरिज्म इंडेक्स करके। Lack of skilled manpower is another challenge to tourism industry in India. Absence of basic amenities like drinking water, well-maintained toilets, first aid, cafeteria. Seasonality in tourism, with busy season being limited to 6 months from October to March, and heavy rush in November and December. Non-availability of international cards in small outlets. ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी इंडिया के अंदर बात करें तो हाईएस्ट टूरिज्म किस कंट्री से आता है, मतलब कहाँ से फॉरेन टूरिस्ट विजिट करने आते हैं इंडिया में? गोवा ऐड करें ना। नहीं, विच कंट्री, विच कंट्री? बांग्लादेश है ना? नेपाल वाले तो नहीं? साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश से आते हैं। अरे बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश अच्छा आते हैं। बाली में तो इंडियन जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 Sometime back, the government of India decided to de-license white goods industry. White goods include stainless steel, nahi, milk and milk products, nahi. Item purchased for conspicuous consumption, soap, detergent and other mass needs. हमने तो वो लग्जरी आइटम पढ़े थे ना व्हाइट गुड्स में। हाँ वो एसी वगैरह, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। हाँ, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन में आएगा सी में। व्हाइट है इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी दिया है। हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए। 17 का सी, इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। व्हाइट गुड्स क्या है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, शेविंग मशीन, सिलाई वाली मशीन भी है व्हाइट गुड्स में। एंड ब्राउन गुड्स में क्या है? माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, चिमनीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने किसी स्कीम में भी पढ़ा था ना, स्कीम्स जब पढ़ रहे थे PLI व्हाइट PLI में था ना। हाँ PLI में व्हाइट गुड्स की इनिशिएटिव। देन टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। व्हाइट गुड्स, हेवी कंज्यूमर ड्यूरेबल सच एज air conditioner, refrigerator, stove, etc., which used to be painted only in white enamel finish. तो इसलिए ये व्हाइट नाम पड़ा है क्योंकि उनके ऊपर व्हाइट इनामल कोटिंग रहा करता था। अब तो अर्बन के आते हैं तो सेंस नहीं बनता, बट despite their availability in varied colors, they are still called as white goods. Brown goods, बस आई थिंक रटने का ये कोई लॉजिक तो मेरे को समझ में नहीं आया इसके अंदर कि आपको याद रहेगा। माइक्रोवेव ओवन और कुकिंग रेंज है, चिमनीज वगैरह ब्राउन गुड्स में। ठीक है, किचन का सामान। इन्हें ऐसा मत बोलो, रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर, कंफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट। वो नहीं, हाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18। Which one of the following is not a feature of limited liability partnership firm? Partners should be less than 20. Partnership and management need not be separate. Internal governance may be decided by mutual agreement among partners. Yeah, it is corporate body with perpetual succession. डेटा वाला तो नहीं होगा क्या? डेटा वाला जो है कभी कभी गलत दे देते हैं। अच्छा, नॉट लिमिटेड लायबिलिटी बोल रहा है तो हो सकता है पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट वाला, और नीड नॉट टू बी सेपरेट। वो नंबर वाला ही शायद कुछ है। कभी डेटा गलत दे देते हैं लोग। तो पार्टनरशिप में ना 20 होने चाहिए, ऐसा रहता है क्या? ऐसा ही रहता है मतलब आई गेस।
Not It's mentioned है क्या 20%? मतलब पार्टनरशिप में ऐसा होता है 2 या 20, मतलब ऐसा जैसे 11th एंड 12th में जो पार्टनरशिप पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 20 का रहता है। मतलब 2 हो या फिर सीधा 20 हो। बट इसमें कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन वाला जो है वो थोड़ा सा वो सीन नहीं समझ में आ रहा है, और पार्टनरशिप नहीं। मैनेजमेंट दोनों साथ में ही होता है। हाँ बट ये एलएलपी कुछ एक्ट है, ओके, एलएलपी एक्ट है, उसमें कुछ अगर मेंशन होगा तो वो सही होगा। वो जो पार्टनरशिप और उसका एक कंपनी का एक शायद वो होता है ना कि एक हाइब्रिड होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो शायद मतलब पार्टनरशिप में सक्सेशन अलाउड होता है, तो वही कंसेप्ट इसमें भी होता है शायद, लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म में भी शायद सक्सेशन अलाउड होता है। लिमिटेड नॉट अ लायबिलिटी फीचर में पूछ सिर्फ रहा है। ये रहता है, मुझे पता है कि इसमें आपका जो गुड्स वगैरह रहते हैं ना वो नहीं लेते हैं अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, तो आप इजली छोड़ सकते हो उसको, ऐसा रहता है। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटीज वाला सीन एक बार रीड कर लो। हाँ, ये आंसर था, वो 20 वाला गलत था। A limited liability partnership is a partnership in which some or all partners have limited liability. It can exhibit elements of partnership or cooperation. ठीक है, तो वो हाइब्रिड वाला आइडिया है, पार्टनरशिप का भी एलिमेंट है और कॉर्पोरेशन के भी एलिमेंट है। In an LLP, each partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence. LLP is a corporate body and a legal entity separate from its partner. It will have a perpetual succession. तो perpetual succession चलेगा इसके अंदर, और Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP. There shall not be any upper limit on numbers of partner in an LLP, unlike ordinary partnership, where the maximum number of partners cannot exceed 20. I think शायद ये पॉइंट बता रहे थे वो। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता अपने आप को अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई थिंक ये एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। एंड बस आई थिंक इतना ही था इसमें, एलएलपी के बारे में था। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मींस कुछ नंबर नहीं है ना, लिमिट ऐसा है क्या? कोई नंबर का लिमिट नहीं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन कंट्री, ये ऐसे भी सवाल पूछ देगा इसने, ठीक है, तो पता ही होगा ना सबको। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct? 20. India is the second largest producer of nitrogenous fertilizer in the world. India is the ninth largest steel producing country in the world. India is the second largest producer of silk in the world. India ranks third in world in coal production. Okay. क्या होगा इसमें से? और I think क्या अभी भी सी वाला सिल्क काम सेकंड ही है शायद, चाइना फर्स्ट। हाँ, ये क्या करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है? नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा, नॉट करेक्ट। कोल में तो अभी हम फिफ्थ से कुछ है शायद, तो फोर्थ या आई थिंक फिफ्थ पे हैं हम लोग कोल के अंदर तो, और सिल्क में तो सेकंड है। आई थिंक स्टील के अंदर भी हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं। स्टील के बाद में ए वाला गलत लग रहा है क्या, ए वाला? हाँ यार, ये वाला भी लग रहा है नाइट्रोजन, नहीं आई थिंक ये वाले में तो सही होंगे हम लोग। फर्टिलाइजर्स में तो हम आगे हैं। नहीं, इम्पोर्ट नहीं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में तो काफी कुछ सेल्फ सफिशिएंट है, बाकी दोनों में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पोटैश और तुम्हारा वो क्या था, पोटैश और पोटेशियम था क्या, सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और पोटैश को इंपोर्ट करते हैं, वहां से हम मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आई थिंक नाइट्रोजनस के अंदर तो मोर और लेस या काफी हद तक हम है। कोई आइडिया है क्या किसी को? ठीक है, देख लेते हैं। 20 का ए था, India is the third largest producer of nitrogenous fertilizers in the world after China and the US. Hence option A is wrong. The nitrogenous fertilizer industry includes production of synthetic ammonia,
nitric acid, ammonium nitrate, and urea. Synthetic ammonia and nitric acids are used primarily as intermediaries in the production of ammonium nitrate and urea fertilizer. ये देख लेना, अमोनिया नाइट्रिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो ये आइडिया है। काफी क्लोज था वैसे, मतलब इस तरह की मतलब बहुत डिफिकल्ट है इस तरह गेस कर पाना इसको। हाँ, और आई सेकंड थिंक और थर्ड के बीच। सेकंड ऑप्शन एक बार देखो, अभी क्या है स्टेटस? हाँ, वही मेरे को भी स्टील लग में, रहा था। स्टील के अंदर अब काफी इम्प्रूवमेंट कर लिया इंडिया ने। सेकंड है क्या? शायद सेकंड है, जापान के बाद इंडिया सेकंड है ना। इनका कुछ स्टील पॉलिसी थी ना, उसमें 300 टन शायद मिलियन टन रिड्यूस करने के सक्षम। नेशनल स्टील पॉलिसी देखो, अभी इंडिया नंबर 2 पे है। हमने जापान को जापान का तो नहीं, भी 104.7 है और इंडिया का 101.5 है। हाँ, वो भी मैं भी वही देख रहा था। मतलब ये विकिपीडिया तो कर सकता है ये शेयर कर, एक बार वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन का देखते थे। हाँ हाँ, आई मीन फर्स्ट चाइना है, सेकंड इंडिया, ऐसा है राइट? हाँ, इस पे कहते हैं। हाँ, ये देख लो, यहाँ पे भी इंडिया ही है मेजर। हाँ, ऑलराइट। इसीलिए इंडिया के ऊपर उसने वो लगा दिया था, बैन लगा दिया था ना इंडियन स्टील के ऊपर, ट्रम्प ने, कि हम मार्केट रिकवर ना कर ले उनका। तो सिल्क का सेकंड है, इंडिया स्टील में सेकंड है, और कोल का भी थर्ड ही है। कोल का यार 4th या 5th है शायद। राइट। कोल का रिजर्व देखिए हम भी लोग, हाई है और प्रोडक्शन भी हाई है, हमने और उसमें देखा उनकी था। साइट पे है ना, फर्स्ट लिखा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऐसा मृणाल सर के टाइम वो बोले थे वो। इंडिया क्लेम करता है। अभी आपने वो भी तो देखा था एक आई थिंक पीवाई। वो इस फॉर्म में लिख रहा था कि वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऐसा नहीं लिख रहा था। हाँ, मतलब वो आई थिंक वो कंपनी के पॉइंट से बोल रहे हैं ना, कोल इंडिया हाईएस्ट। क्योंकि इंडिया में कैप्टिव मतलब वही कंपनीज थी जो एक्चुअली में उसको सेल करने के लिए माइन कर रही थी। बाकी सबका तो कैप्टिव यूज था ना, तो वो इतना निकाल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए कोल इंडिया ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गया। अकेला ही रेस में दौड़ रहा है और अकेला ही जीत रहा है वो फिर। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था ना 2 साल पहले, आई थिंक नेशनलाइजेशन वाज डन, इंदिरा गांधी ऐसा कुछ पूछा था कुछ। हाँ, 2018 का था वो। हाँ, उसमें पूछा हुआ था कि इंडिया कोल सेकंड है कोल प्रोडक्शन कोल आफ्टर प्रोडक्शन चाइना। सेकंड। ये हाँ, विद स्टेट भी देखना ना एक बार। 2021 का डेटा है। या वो सेकंड आ गया क्या? हाँ, सेकंड है। सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड में गैप बहुत ज्यादा है। चाइना का है 3523 मिलियन टन और इंडिया का है 716। रिजर्व्स बोल रहे हैं या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएसए। यहाँ पे भी सेकंड दिखा रहा है। वो कैसे गया इतना तो यूसेज वो अनिल स्वरूप जी के रिफॉर्म्स हो गए शायद। कौन बोल रहा है? नहीं, लेकिन वो बिटुमिनस कोल एंथ्रासाइट थोड़ी बन गया उनके रिफॉर्म से। तो कोल तो अभी हाँ, भी पुअर मतलब क्वालिटी कोल क्वालिटी माइट बी पुअर बट स्टिल दे माइट बी प्रोड्यूसिंग। हाँ, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाईएस्ट कंज्यूमर भी हम लोग ही है ना, लार्जेस्ट कंज्यूमर। नहीं नहीं नहीं, वो तो चाइना ही होगा। ओके, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग किसका हाईएस्ट होगा वही होगा कंज्यूमर। खत्म हो गया ना इकोनॉमिक सर्वे का। हाँ, इकोनॉमिक खत्म। मतलब ये खत्म नहीं ये हुआ वाला अभी, ये आज का सेगमेंट जो खत्म। टॉपिक था ना। अच्छा, सेगमेंट खत्म। कितने पेजेस बाकी है? 50 मोर। ठीक है, आई थिंक ये तो कल करते हैं, बाकी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं।
वो कॉर्पोरेट वाला, ये LLP और पूरा एक टेबल है Corporate वाला ना क्या? अच्छी सी। ढूंढना पड़ेगा यार, मैंने तो बहुत पहले नोट्स बनाए थे, ये भी रिसेंट वाले मैंने देखे नहीं यार, हैव टू सर्च। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो सकता है उसमें जो पार्ट है ना सर, है ना? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मतलब कौन से पिलर में आएगा? पिलर का तो नहीं होगा, तो बहुत पहले पढ़ा था, देख के बता दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक। नहीं तो कंट्रोल F करो और कंट्रोल बेसिक हैंडआउट्स है। राइट। नहीं एक कंपाइल्ड है ना, एक शायद किसी ने डाला था, तो उसमें पूरा कंपाइल्ड है, 2 वॉल्यूम में है वो। अच्छा ठीक है, उसमें हाँ वो भेजा था मैंने। हाँ आई थिंक इसने तो भेजा था शक्तिमान ने। ओके। ठीक है, ये चैप्टर 2 fiscal development. Introduction. This chapter reviews the fiscal development in India both before and after the outbreak of pandemic. It begins with a discussion of fiscal performance and policy response to the pandemic in current financial year, followed by a section on the major reforms introduced in tax administration in 2021. The chapter then gives a detailed analysis of medium to long-term trends in central, state and general government finances and concludes with the outlook for 21-22. Fiscal situation and response to COVID pandemic. In contrast with fiscal policy adopted by some of the other countries, whereby a one-time large demand stimulus package was announced, the fiscal stimulus by Government of India was introduced in phased manner. Initial phase of lockdown 21 दिन वाला, the special economic and comprehensive package announced in this phase focused on measures to primarily provide a cushion to vulnerable section of society and the small businesses. This included direct food transfer to poor and vulnerable, livelihood programs, guarantees and liquidity enhancing measures. Phase of steady unwinding and lockdown and restriction. The demand side impetus was given to re-inflate consumption demand. और third था phase of lifting up of lockdown. The focus of stimulus measure shifted towards an investment boosting measures like production linked incentives, ठीक है, enhancing capital expenditure and steps to encourage investment in infrastructure sector. ठीक है, इन सब के लिए ये जो नीचे की एक एक क्लास 2-2 लाइन दी हुई है, तो इन सब का डिस्कस करना है स्कीम्स या कुछ, या हम कल कर चुके हैं, मतलब रिवाइज करना है। वो कर चुका है ना वो। ठीक है, डुप्लीकेशन हो जाएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ रेजिलिएंट रिकवरी of economy from impact of COVID pandemic and the following lockdown, Government of India and RBI together announced a total stimulus worth 29.87 lakh crore, 15% of national GDP. Out of this, stimulus worth 9% of GDP has been provided by government under Atmanirbhar Bharat package. Owing to the recovery of economy over the past few months, the monthly GST collection have crossed 1 lakh crore mark, reaching its highest in December. Reform in tax administration. The government has introduced the platform Transparent Taxation, Honoring the Honest, in August 2020, with an objective to impart greater efficiency, transparency, and accountability, and to eliminate physical interface between taxpayer and tax officer. The key features are usage of technology, data analytics, artificial intelligence, recognizing taxpayers as partners in national building. ये वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो नहीं आया था लास्ट में कि VIP वगैरह वो सब भी, आई थिंक पिछले वाले में था। हाँ 19 में था। ओके 20 में कह रहे हो, ठीक है देखते हैं। The platform stands on 3 pillars of tax administration reform, namely faceless assessment, faceless appeal, and taxpayers charter. ठीक है, tax faceless assessment scheme 2020. This involves automated random allocation of cases across income tax team and elimination to face-to-face contact between income tax authorities and taxpayer.
that can lead to an efficient, non-discretionary, unbiased single-window system of assessment. तो फेसलेस असेसमेंट मतलब फेस टू फेस नहीं होगा तो काफ़ी जो करप्शन टाइप होगा तो वो कम हो सकता है और काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है ये. द स्कीम स्टैब्लिशेस a national faceless assessment center in Delhi, headed by Principal Chief Commissioner of Income Tax as the sole point of contact between department and taxpayer. To further facilitate and streamline the process of assessment, there are various regional faceless centers भी है, which are vested with power to make assessment. Next है Faceless Appeal Scheme 2020. Under this, all income tax appeal will be finalized in faceless manner under faceless ecosystem, with an exception of appeal relating to serious fraud, major tax evasion, sensitive and search matter, International Tax and Black Money Act. ठीक है. ये कोई सीरियस फ्रॉड एक्ट नहीं आया था, सीरियस फ्रॉड ऑफेंडर्स एक्ट. हाँ वो भी आया था और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है. The scheme establishes a national faceless appeal center as the apex body for conduct of e-appeal proceedings in centralized manner. तो दोनों में ही नेशनल सेंटर्स है, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील में. अंडर द नेशनल फेसलेस अपील और रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स भी है टू फैसिलिटेट प्रोसीडिंग्स. टैक्सपेयर्स का चार्टर है थर्ड पॉइंट. The concept of taxpayers का Bill of Rights was first introduced in US in 1988, which grouped the existing rights in tax code with 10 clearly defined fundamental rights and applied to all taxpayers. India's taxpayer charter comprised of commitments by Income Tax Department and obligation of taxpayer. It emphasizes the importance of fair, courteous, and reasonable treatment to taxpayer. In addition to explicitly recognizing the taxpayer's right, presence of dedicated institution or independent ombudsman aim to take up issue from taxpayer perspective. It helps in developing trust of taxpayers in system. This ensures that taxpayers understand their rights and are treated fairly. However, such an institution in India's past experience was not effective and was abolished. ठीक है. Case of independent ombudsman in India to ensure enforcement of taxpayer right. In India, the institution of income tax ombudsman was created in 2003 and indirect tax का ombudsman came in 2011. तो पहले income tax का आया फिर indirect tax का आया 2003 and 2011. Since the function of ombudsman was governed by guidelines, that is Income Tax Ombudsman Guideline 2010 and indirect के लिए भी थी, there was no act of law empowering it with different functions. तो कोई law नहीं था जो इसको empower करे functions के लिए. The institution was ineffective and decisions only advisory in nature. The institutions of ombudsman was for direct and indirect taxes were therefore abolished in February 2019. The present tax grievances redressal system consists of grievances cell headed by department officials, Aikar Seva Kendra, e-Nivaran portal, which is a separate and dedicated window for grievances redressal in income tax business application and CP grants. ठीक है. ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या है इन इंडिपेंडेंट टैक्स ओम्बड्समैन का? तो इट सजेस्ट दैट कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ब्राजील विद एन इंडिपेंडेंट टैक्स का have performed better on tax administration front through better trust between taxpayer and tax authority and have exhibited a higher average tax to GDP ratio and lower time taken to file taxes. OECD 2017 report. There is a need to reinvigorate the system of grievance redressal in India and incorporate a more holistic view of enhancing customer experience and protecting taxpayers' right. A redressal organization with adequate teeth and independent of tax dependent, thereby making the honoring the honest platform
more successful by ensuring accountability and trust in tax administration system. काफी ओम्बड्समैन भी आए हैं आफ्टर मोदी एरा, जैसे फिशरी सेक्टर में भी है एक, बैंक का ओम्बड्समैन भी है, डिजिटल के लिए भी है, तो काफी सारे आए हैं. सेंट्रल ये बोलो, टैक्स पेइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स में है क्या? हाँ, ईज ऑफ टैक्स है ना. करेक्ट. तो एक इंडिकेटर है पेइंग टैक्सेस का. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस डेफिसिट्स क्या क्या है? फिस्कल डेफिसिट है स्टूड एट 4.6%. ठीक है, हायर देन 1890. फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आई थिंक ये डेटा ही है. पढ़ू? तो बोलो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? माइनस बोरोइंग्स. नहीं, आई थिंक वी डिस्कस ना ग्रांट्स which they give. ग्रांट्स इन एड को ग्रांट्स, राइट. ग्रांट्स उसमें मॉडल डेवलपमेंट के लिए जा रहा है ये. हाँ. तो नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन बोलो. माइनस बोरिंग. इंटरेस्ट ना माइनस इंटरेस्ट. सॉरी. प्राइमरी डेफिसिट में है इंटरेस्ट पेमेंट. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में है जो लोन्स या क्रेडिट देते हैं हम. फिस्कल डेफिसिट का क्या है? इसमें है माइनस बोरोइंग. और थर्ड ये क्या है? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी. ये स्टेटमेंट वाज पेक्ड द, ठीक है. तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस का था 55%, इनडायरेक्ट का था 45%. तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है. और जीएसटी का है 29%. पीईएफ, सीटीटी, यूईडी नहीं दिख रहा, छोड़ो. आई थिंक कॉर्पोरेशन टैक्स. अच्छा है, कॉर्पोरेशन टैक्स है सीआईटी. नीचे दिया हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम है अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स दैट इंक्लूड्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सी फॉर कस्टम्स, यूईडी फॉर यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी. ठीक है. इनडायरेक्ट्स में जीएसटी का हाईएस्ट शेयर है, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और सी था कस्टम्स. कस्टम्स का सबसे लास्ट में है. डायरेक्ट टैक्सेस में 55% है, मतलब ओवरऑल शेयर में डायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा शेयर है, और उसमें लीड कर रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स. एंड देन उसके अंदर हम देखते हैं टोटल टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, तो जैसा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वगैरह वगैरह. तो वो फिर है रिसीट्स. तो दो रिसीट्स होती है, नॉन डेट और डेट. नॉन डेट में आएगा कि टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. बजट ने एस्टिमेट किया था कुछ. फिर डायरेक्ट टैक्सेस कंप्राइजेस मेनली ऑफ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स, constitute around 55%. Receipts from corporate and personal income tax have come down compared to trend of improvement observed over previous years. This is due to moderation in growth of economy and implementation of structural reforms like corporate tax rate cut, etc. ठीक है. नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा द बजट ने एम किया था कुछ, फिर टू एनविसेज टू बी रेज फ्रॉम डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स. ठीक है. फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में है कि इनको भी पैक किया था 2.3 लाख करोड़ पे, दैट इज 1% ऑफ जीडीपी. कंट्रीब्यूशन भी है. इन टोटल पूल ऑफ नॉन डेट रिसीट हैव डिक्लाइंड हुआ है फ्रॉम 6.8%. ठीक है. और इन्होंने 2.1 लाख करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ठीक है, ये भी इन्वेस्ट किया है. ठीक है. डेट रिसीट्स है द टारगेट फॉर ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर वाज रिवाइज्ड फ्रॉम बजट एस्टिमेट ऑफ 7.8 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़. ओके. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर. तो बजट ने एस्टिमेट किया था कुछ 30.42 लाख करोड़, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था और कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था. रेवेन्यू था 26.3 लाख करोड़
और कैपिटल का था 4.12 लाख करोड़। तो कैपिटल कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी। एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, द एंटिसिपेटेड ग्रोथ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज 0.3% of GDP, with growth equivalent to 0.15% of GDP each in both revenue and capital expenditure. Apart from budgetary spending, government has यार ये raised उल्टा नहीं दे दिया क्या? मतलब इंडिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। हाँ सही है ना? हम्म, वही क्रिटिसिज्म होता है ना कि कैपिटल पे हम कम खर्च करते हैं, वो असेट्स नहीं क्रिएट करते, सिर्फ रेवेन्यू करते रहते हैं, इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट कम करना चाहिए, FRBM वगैरह आ जाता है ना। correct, ठीक है। हम्म। इन्होंने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज भी रेज करने का कहा है। बट ये जो 1.7% बोला है ना, मे बी दिस इज सम पीपल बोलते हैं कि हाईएस्ट है इन रिसेंट टाइम्स, ऐसा कुछ, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट लेस देन 1% या ऐसा रहा है। ओके, सिर्फ 1.7% हम कर रहे हैं कैपिटल पे एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है अपना अराउंड, किसी को पता है अपना रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? ये रहा ना 24.23 लाख करोड़ ग्रॉस ये रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स। दोनों को मिलाना है शायद, टैक्स और नॉन टैक्स ऐड कर दो, 24 प्लस 4 ये रहा 28 मान लो। 28। हाँ 28। तो एक्सपेंडिचर कितना था? 28 लाख 26 था। करोड़ हमारा रिसीट और एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल उन दोनों को मिला लो लगभग 30 लाख के आसपास हो गया ना अपना। 26 और 4 30। 30। तो वी आर स्पेंडिंग मोर ना। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट भी तो होगा कुछ। हाँ कैपिटल रिसिप्ट में लेकिन वो कम है क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से आता है, और लोन को तो हम फिर फिस्कल डेफिसिट का पार्ट मान लेते हैं फिर। वो है ना 2.3 कुछ है, 1%। कम ही है वो। तो हमारी रिसीट है 28, हमारा एक्सपेंडिचर है 30। रफली याद रखो, काम आएगा। 6 लाख करोड़ लगभग अपना फिस्कल डेफिसिट रहता है। नॉन डैट कैपिटल रिसीट भी ऐड करना, हमने वो नहीं ऐड किया, तो लगभग बराबर ही हो गया, 30 ही हो गया ये भी। यार फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अच्छा इन्होंने शायद वो ऐड किया होगा ना पूरा कैपिटल में, शायद लोन को भी ऐड कर दिया होगा, जो कि बाद में माइनस किया था ना, क्योंकि वो लोन भी होगा जो बजट में तो आपको दिखाना पड़ता है कि जो आप खर्चा करना करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी तो है, तो वो तो आई थिंक उसका बजट डेफिसिट तो जीरो ही रहता है, फिजिकल डेफिसिट उसमें बोरोइंग माइनस कर देते तब अपने पास आ जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसफर टू स्टेट्स है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस मेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन granted aid amounting to 1.99 lakh crore for transfer to states for post-devolution revenue deficit grant to local bodies, disaster management grants 50% higher than recommended in Finance Commission पहले वाला. Out of corpus of 90,000 crore allocated as grant for local bodies in year 2021, 32.5% have been recommended for urban local bodies and remaining for rural local bodies. ठीक है, unlike that of Finance Commission 14 recommended grants, the local body grants during the year were allocated to 5th and 6th scheduled area as well as mandal, tehsil या district, zilla, panchayat in case of rural local bodies, and also allocated to 59 cantonment boards in case of urban local bodies. For first time, Finance Commission grants were also allocated for purpose of improving ambient air quality in million plus cities, urban agglomerations. तो पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, और तीसरा था लोकल बॉडीज के लिए। इसमें लोकल बॉडी और अर्बन दोनों का था, जिसमें अर्बन को ज़्यादा दिया है
या अर्बन को कम दिया है? नहीं, अर्बन को कम है, उसको ज्यादा है, रूरल को 32% अर्बन को है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग 68% जो है वो रूरल को है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूरल का एरिया ज्यादा है ना, ज्यादातर रूरल एरियाज ही है इंडिया के अंदर, तो उनका ऑटोमेटिक। और इन दोनों में भी 50% फिक्स्ड है कि वाटर और सैनिटेशन में जाएगा, एंड रेस्ट दे कैन सी कि कहाँ करना है। ये लिखा था क्या इसमें? मृणाल। अच्छा, मृणाल। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, टोटल लाइबिलिटी। इसमें वो स्कीम भी था ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP, उसमें अभी आया था कि इन्होंने लिंक कर दिया है ऑन परफॉर्मेंस, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको आगे पैसा मिलेगा। अच्छा, आई थिंक इसमें एक परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट का कुछ है ना, वो थोड़ा शेयर याद रखो। डेमोग्राफिक का कितना क्या है? है? नहीं, इवन टाइड ग्रांट्स बोलते हैं ना, सम परसेंटेज इज टाइड अभी भी फॉर द पंचायत एंड ULBs। याद है किसी को? 29% कुछ ऐसा था क्या? याद नहीं, 40-60 कुछ ऐसा याद हो रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन बोल रहा हूँ मैं, देखना पड़ेगा। 15th फाइनेंस कमीशन में वो रिकमेंडेशन में टाइड ग्रांट्स टू पंचायत। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कह रहे हो क्या? हाँ, जैसे उसमें है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, पावर का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिफॉर्म, enhancing trade including export, promotion of domestic and international tourism, education. If states perform well in above areas, they will get more grants than other states in subsequent years. ठीक है? तो उसका शेयर कितना है? आई मीन परसेंटेज है ना, दैट इज फिक्स्ड। एक सेकेंड, कोई एरिया याद रखो परफॉर्मेंस का, राइट? लिंक दिए परसेंटेज तो आई थिंक नहीं दिखा रहा है इस पे। ठीक है, आई थिंक इसको बाद में चेक कर लेंगे, अदरवाइज परसेंट ढूंढना पड़ेगा। मोनाल में सही दिया हुआ है, बट इन्होंने परसेंटेज या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, वो आई थिंक कहीं किसी स्पेसिफिक में मिलेगा। आई थिंक IS बाबा का बेटर था इस पे, उस पे देख लेंगे। इसके आगे ही नहीं लिखा है। बाकी जैसे स्पेशल ग्रांट्स है उसमें 67,000 लाख करोड़ लिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स में भी 7,700 करोड़ लिखा है। और जो डिजास्टर वाला भी था उसके अंदर भी 41 लाख करोड़ लिखा है। नहीं, वैल्यू तो याद नहीं रहेगा, बट वो परसेंटेज, हाँ वो एक था। तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट। टोटल लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट एंड ऑफ मार्च स्टूड एट 97.05 lakh crore. Out of this, 88.67% was public debt, and remaining 10% cater to public account liabilities, which includes National Small Saving Fund, State का Provident Fund, Reserve Fund, Deposit, and other account. Debt GDP ratio declined steadily immediately after the enactment of FRBM Act 2003 and has sustained at level during last decade. With state finances, average gross fiscal deficit budget estimate for states that presented their budget before the outbreak of COVID was 2.4% of gross state domestic product, while the average for budget presented post lockdown was 4.6% of GSDP. ठीक है। RBI की स्टडी है कि स्टेट फाइनेंसेस हाइलाइट्स डिक्लाइन इन एक्चुअल कैपिटल स्पेंडिंग रिलेटिव टू PE क्या होता है, बजट एस्टिमेट ऑब्जर्व्ड इन स्टेट्स फॉर लास्ट 3 years। ठीक है, मतलब डिक्लाइन हुआ है जो एक्चुअल स्पेंडिंग कर रहे थे। दिस मे हैव एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर पेस एंड क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिवन द हाई फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट
of capital expenditure. तो काफ़ी सारे steps भी लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने to support state government faster recovery हो. Measures जो लिए हैं वो है enhanced limit of borrowing for financial year 2021 under Atmanirbhar Bharat package. So additional borrowing limit that is up to 2% of GSDP was allowed, of which 1% was conditional on state level reform implementation in following area. जैसे ये हम 4 जो देखे थे, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, ease of doing business reform, urban local body या utility reforms and power sector reforms, डिस्कॉम वाले. Compensation to states for loss in GST revenue जो पहले का चल रहा है. In order to compensate for loss, central government has given the states an option to either borrow the shortfall arising out of GST implementation through issue of debt using a special window coordinated by Ministry of Finance or raise the entire shortfall through the issue of market debt. तो 2 ऑप्शन दिए थे, मार्केट डेट में इशू कर दो या फिर हमारे पास एक नई स्पेशल विंडो है उसमें ले लो. Then all of the 28 states and 3 UT with legislature decided to go for back-to-back borrowing coordinated by Ministry of Finance. The special window of 1.1 lakh crore has been operationalized and Government of India has borrowed an amount of 54,000 crore on behalf of states. ठीक है. Scheme for special assistance to states for capital expenditure. ये भी प्रोवाइड किया है in the form of 50-year interest फ्री लोन अप टू 12,000 करोड़. ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ा था आई थिंक स्कीम्स में. नेक्स्ट है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड. द स्टेट्स लिमिट फॉर स्पेंडिंग द SDRF was raised to 50% in order to support them in containment measures. ठीक है, जैसे क्वारंटीन हो गया, सैंपल कलेक्शन, स्क्रीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट, लैब फॉर रिस्पॉन्स. ठीक है. जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस क्या थे, जैसे जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट का डेट टू GDP रेशियो एग्जिबिट एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स. इंक्रीज हो रहा है मतलब इन द वेक ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक. इन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अ फिस्कल स्लिपेज इन फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज इन रेवेन्यू एंड हायर एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट. फिस्कल स्लिपेज का क्या डेफिनेशन था, यही था क्या? मतलब टारगेट मिस कर जाएंगे जो अपन रिड्यूस करें ना फिजिकल डेफिसिट को अप टू 3% एज पर FRBM एक्ट, तो जो टारगेट है उसको मिस कर जाएंगे. ओके. आउटलुक क्या है? इन ऑर्डर टू सस्टेन रिकवरी इन एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट मे हैव टू कंटिन्यू विद एन एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टैंस. ठीक है. कैलिब्रेटेड अप्रोच ऑफ कौन सा पॉलिसी बोलते हैं हम? एक्सपेंशनरी में कह रहे हो? काउंटर साइक्लिकल ना? Counter cyclical. Calibrated approach of expenditure support along with various key reforms introduced during the year are likely to impart required momentum to medium-term growth. Growth recovery would facilitate buoyant revenue collection in medium term and thereby enable a sustainable fiscal path. ठीक है. Glossary I think ये 3 हम सब ने देख रखे हैं, रिवाइज करना है. ठीक है, हाँ पहले 3 देख लिए. तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस. वो पढ़ो. इट इज अ की वेरिएबल इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो ये अकस्मात वो पूछ लेगा ना तो ये फिस्कल डेफिसिट होगा, राइट? ठीक है. नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट. इट इज सिंपली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, और ये इंडिकेट करता है जो बोरिंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. ठीक है. रेवेन्यू डेफिसिट है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू इट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट. ठीक है. रिलेटेड टू दिस इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट डजंट हैव सफिशिएंट रेवेन्यू फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. ERD क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन, signifies amount of capital receipts that are being used by expenditure of government. Term was used in union budget. ठीक है. 11-12 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था. ओके. नॉन डेट रिसीट comprise of tax and non-tax revenue
non-debt capital receipt like recovery of loans and disinvestment receipts. Non-debt मतलब ये कोई मतलब लाइबिलिटी नहीं है ऐसा जो हमें सिर्फ रिसीट पैसा ही लेके आ रहा है, कोई डेट नहीं क्रिएट कर रहा है. Debt receipts comprise of market borrowing and other liability which the government is obliged to repay in future. ठीक है. फिर non-tax revenue. It comprises of interest receipts on loan to state and union territory, dividends and profit from public sector enterprises including surplus of RBI transferred to Government of India, receipts from services provided by central government and external grants. ठीक है. फिर है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज. ये वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है दैट आर रेज्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर विच रीपेमेंट ऑफ एंटायर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट. सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, टोटल लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड डेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड. रिसेंट बजट ना वो एफसीआई को दे रिमूव from this extra budgetary resources. बजट में किया था एफसीआई दे वर शोइंग ऑलवेज, तो हाइड हो जाता था नंबर. मतलब इसको क्रिटिसाइज करते हैं ना एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स को. हाँ करेक्ट. हाँ बट अभी वो करेक्ट किया बजट में. करेक्ट मतलब एफसीआई दे वर शोइंग इन एफसीआई अकाउंट दैट दे रिमूव्ड इन बजट. अच्छा मतलब अब नहीं करे एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग. हाँ हाँ मतलब सिर्फ उससे एफसीआई से नहीं कर रहे या. हाँ आई थिंक वो कुछ मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है. एफसीआई बजट उसमें थोड़ा एक बार देखना है वो. मुझे ये उसमें था ना कि एफसीआई में ऐसा था कि एफसीआई के पास बहुत ज्यादा शायद लोन था, लेकिन वो लोन अगर हम बजट में दिखाएंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वो उसको बजट में दिखा के लेते हैं लोन, लेकिन उसको बजट में नहीं दिखाते हैं, जिससे हमारा ट्रू फिजिकल डेफिसिट नहीं आता है. लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास शायद लोन था उनका, कुछ ऐसा था. हाँ तो अभी वो करेक्ट कर दिया ना. आई मीन हाँ वो इस टर्म में बोल रहा था कि शायद उनको इंक्लूड किया है मतलब बजट में. अच्छा. आई थिंक कैग वैग का भी रिपोर्ट था कि तुम ऐसे अब बोरोइंग करो मत, ये हार्मफुल होगा, तो आई थिंक उसके रिस्पॉन्स में शायद उन्होंने कराई थी. एफसीआई रिफॉर्म से रिलेटेड था ना उसमें, इसी शांता कुमारन कमेटी थी शायद. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, टोटल लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड डेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टेक्निकली डिफाइंड एज पब्लिक डेट, एज वेल एज लाइबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट. ठीक है. ये लाइबिलिटी इंक्लूड करती है जो एक्सटर्नल डेट है at current exchange rate but exclude part of national saving fund liability to extent of states borrowing from NSSF and investment in public agencies out of NSSF which do not finance central government का deficit. ठीक है. Tax to GDP ratio, it is a measure of nation's tax revenue relative to size of its economy. This ratio is used with other metrics to determine how well a nation's government direct its economic resource via taxation. Here, GDP to debt to GDP ratio of country's public debt to its GDP. If a country is unable to pay its debt, its default, which could cause a financial panic in the domestic and international market, higher the GDP to debt ratio, less likely the country will pay back its debt and higher its risk of default. ये हमने शायद कहीं पढ़ा था, सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है इसको. IGRD देखा था ना. स्टडी ऑफ, हाँ नेगेटिव होगा तो बेटर है. ठीक है. Study of World Bank found that if the debt to GDP ratio of country exceeds 77% for an extended period of time, it slows economic growth. तो अभी हमारे में 68 है ना, कुछ 68%. पर आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज जैसे हमने देखा था जापान वगैरह, चाइना, उधर तो 300% है, स्टिल दे आर डूइंग गुड. आई थिंक
इतना एक्यूरेट भी नहीं है चाहे हाँ, बट वो डेट का कॉम्पोजिशन मैटर, लाइक मोस्ट ऑफ द डेट इज इंटरनल डेट. इंटरनल डेट है तो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल डेट. जापान का सारा इंटरनल डेट है. तो ये था अब चैप्टर एट ग्लांस. आई थिंक इसको तो अपन नेक्स्ट में देख लेंगे रिवीजन के तौर पे. अभी देख लेते हैं क्वेश्चन. फेसलेस असेसमेंट स्कीम 3 देखी थी. फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स का टैक्स कोड चार्टर. It aims at automated random allocation of cases related to direct and indirect taxes. बताओ. डायरेक्ट कहाँ है? इनडायरेक्ट का भी है क्या? इनडायरेक्ट का भी है क्या? मेरे को भी लगा इनडायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट का ही था शायद. डायरेक्ट जीएसटी के लिए तो अलग से होगा ना. तो 1 गलत होगा. It establishes National Faceless Assessment Center as sole point of contact between tax authority and taxpayer. ये तो सही है. Correct. Appeals against tax assessment can only be filed. कोई बोल रहा है? नीति माइक से सर. अपील फाइल हो सकती है NCLAT में. नहीं हो सकती. तो थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है. ओनली 2A. ये हो जाएगा ना. देख सकते हैं. तो ये सही है. नेक्स्ट है टैक्सपेयर चार्टर के लिए. इट कंप्राइजेस ऑफ कमिटमेंट्स बाय टैक्स अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्सपेयर. ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू चार्टर आर रिड्रेस्ड बाय टैक्स ओम्बड्समैन. ये भी सही है. India is first country to introduce concept of taxpayers charter. USA 1988. तो 1 and 2 होना चाहिए ना. इसका C है. 1 ओनली है. सेकंड भी गलत है. ग्रीवेंस इसका क्या है? ओम्बड्समैन हटा दिया था, बोला था ना, केवल एडवाइजरी थी वो. हाँ. ठीक है, ये देख लो. द प्रेजेंट टैक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कंसिस्ट ऑफ ग्रीवेंस हेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफिशियल. आयकर सेवा केंद्र ई निवारण पोर्टल विच इज सेपरेट डेडिकेटेड विंडो फॉर ग्रीवेंस इन इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन एंड सीपी ग्राम. ठीक है, तो ये ओके. एक सेकंड. इधर लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के लिए. क्या यहाँ ऊपर लिखा है ना? फरवरी में अबॉलिश कर दिया गया था. वो अबॉलिश कर दिया ना. अबॉलिश कर दिया 19. ओम्बड्समैन पहले था, उसको अबॉलिश कर दिया. ठीक है. अच्छा, वो 2003 और 2011 में आया था. पहले डायरेक्ट का आया था, फिर इनडायरेक्ट का आया था, और फिर अबॉलिश दोनों कर दिया 2019 में. और अब सीपी ग्राम्स और SCSC आयकर सेवा केंद्र ई निवारण पोर्टल ये सब आ गया है. ठीक है. नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन लास्ट 5 years. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन कंट्रास्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, revenue expenditure as percentage of total expenditure has consistently increased. ये तो सही लग रहा है ना. सही था ना. हाँ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ना. 4.2% था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डबल. ये ट्रेंड पूछा है ना पास्ट 5 year का. हमने तो ट्रेंड नहीं देखा ना. ट्रेंड नहीं देखा हमने. एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा है कि वो कितना था. ट्रेंड उसमें लिखा था ना कि लगातार इंक्रीज हुआ. इसका एक मिस वो है ना लिमिटेशन. एक बार देख लो. वही है क्या वो ग्राफ गए ना वो? हाँ, ग्राफ एक देखना. वही ग्राफ में देखो. कैपिटल टैक्स एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर. हाँ, दोनों तो ऊपर नीचे है, तो गलत है शायद. हाँ, राइट. सही बोल रहा हूँ.
सही। हम एक दूसरे के एंटी हैं। कंसिस्टेंटली नहीं था ना उसमें था कंसिस्टेंटली। अब कंसिस्टेंटली भी नहीं है, मतलब हाँ नहीं है नहीं, consistent। लेकिन इंक्रीज हुआ है अगर 5 साल का देखा जाए तो पता नहीं कितने साल का था वो। 5 साल का था। नहीं, एज परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है, तो कभी डिक्रीज हुआ है तो उसकी जगह रेवेन्यू ऊपर चला गया, और जब रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है तो ये ऊपर चला गया है, कैपिटल वाला। दोनों में कोई एस्टेब्लिश रिलेशन नहीं है। कोई एस्टैब्लिश रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के एंटी है। ठीक है। ठीक है, तो वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर। और सेकंड वाला भी आई थिंक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हायर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ये तो भी सही है, गलत हमने देख लिया। ये तो गलती है। नहीं सेकंड तो सही है ना। नहीं गलत लास्ट है। 5 years अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ज्यादा ही है ना। हाँ राइट राइट। Okay. थर्ड का बी सही है। एंड फोर्थ, with reference to central government debt, consider the following statement. Public debt comprises majority of central government debt. सही है ना। Then debt to GDP ratio declines steadily after the enactment of FRBM Act 2003. तो गलती है। गलत है। हाँ, इसमें कुछ टाइम पीरियड वगैरह दिया है ना, कब तक 2003 से बाद में ऐसा कुछ। तो इसका मतलब वन कह रहे हो। फोर्थ का सी दोनों सही है भाई। Debt to GDP ratio has steadily declined. 17 साल से लगातार डिक्लाइन ही हुआ है। हाँ, आई थिंक स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है ना। कहाँ गया वो सबसे नीचे वो से ग्राफ किसका था? ये ग्राफ तो जीडीपी का है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। नहीं ऊपर लिखा है ना सेंटर्स डेब्ट टू जीडीपी। अरे हाँ, ट्रेंड्स इन सेंटर्स डेट टू जीडीपी रेशियो। अरे यार यहाँ पे तो वाई एक्सेस पे सिर्फ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहा है। हाँ वही है ना, डेट टू जीडीपी रेशियो। हाँ तो वही है ना। हाँ स्टेडीली डिक्रीज कहाँ हुआ है? वही तो। ऊपर हुआ है। स्टेडीली तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, आई थिंक गलत ही होना चाहिए था वो। एक सेकंड मतलब बहुत मुश्किल है 4-5 साल में नहीं चेंज हो, लेकिन 15, 16, 17 ईयर। But overall graph shows decreasing trend only, no? हाँ करेक्ट। हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, ये सुनो। डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन स्टेडीली immediately after the enactment of FRBM Act and has sustained at a level during the last decade. ठीक है। हाँ ये स्टेटमेंट हाँ सही। ये सही है राइट। हाँ ये काफी मतलब पूरा उन्होंने इसको आधा कट करके डाल दिया, मतलब पूरा नहीं डाला। ये 2003 तक था ना, ये अगर पूरा डाल दे तो शायद सही होता। हाँ, और अभी प्रेजेंट में तो आई थिंक ये इंक्रीज भी कर रहा है, तो कह नहीं सकते कुछ भी। ये स्टेटमेंट क्या था? डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन स्टेडीली आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ एफआरबीएम एक्ट। आई थिंक मे बी आफ्टर कह रहा तो इमीडिएटली, मे हाँ बी ये इमीडिएटली तो ऊपर के स्टेटमेंट में इमीडिएटली आफ्टर था ना, कि वो एकदम से देखो जर्क गिरा, जर्क टाइप, नॉट जर्क लेकिन काफी दिख रहा था ग्राफ। इसमें इन्होंने इमीडिएटली नहीं लिखा। करेक्ट। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, इसके साथ अपना चैप्टर अच्छे 2 खत्म हो गया। इनके क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, मतलब एट द लेवल ऑफ। करेक्ट। आज अपने 4